जिसमें आप दूसरे मास को रखते हो तो कैसा वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है, यस और नो। उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। अब इसको वैल्यू कैसे निकाले, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाले, उसको लिखने का तरीका ये है, देखो। ईजी का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या मतलब होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे निकालें इसका, दोनों के बीच में जो फोर्स है, मान लो ये एम नॉट मास था, कितना होगा फोर्स, माइनस जी, ये डिस्टेंस मतलब आ रहा है एम एम नॉट बाई क्या लगा आर स्क्वायर, और पर यूनिट जो टेस्ट मास रखा है इसको रख दो, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस मास। लिख लो चीज को, this is the gravitational field intensity due to the point mass m. This is the gravitational field intensity due to the point mass m. Due to the point mass m. Field intensity due to the point mass m. यहाँ पे क्या लगा दोगे, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, आर एक्स, ठीक है। This is the gravitational field intensity due to the point mass m minus gm by r square into r cap, ठीक है। यस और नो, लिख लो इस चीज को। डन, ओके। अब क्या करना है, जैसे देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स अपॉन क्या था, मास, मास है ना। तो मुझे फोर्स चाहिए और किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है और मुझे फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मास, मास से। मैं लिख सकता हूँ फोर्स वेक्टर वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनको कैसे मल्टीप्लाई कर दे, मास से। लिख लो इस चीज को, दिस इज द फोर्स। एक बार दोबारा बताओ कि कैसे आया ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखा आपने? ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन किया था, फोर्स अपॉन मास। यस सर। फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है सर। ठीक है, इजी इंटू एम हो गया, सुनो। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड लाइन। लिख लो ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय और फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो एक मास m है, तो इसकी वजह से अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे होगा ये, इस तरीके से एरो बना, मतलब कोई मास को रखेंगे तो इसकी तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट। these are the examples of gravitational field lines, yes or no, बना लीजिए। these are the examples of gravitational field lines, मास की तरफ, yes or no। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इंफिनिटी से, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, मास पे। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द gravitational field lines, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, है ना। सबसे पहले लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी, ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी, एंड टर्मिनेट ऑन मास। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन मास। क्लियर मेरी बात। जैसे मान लो ऐसे कोई पैरेलल फील्ड लाइंस होती, इसका मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इंफिनिटी पे, टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, मास पे, या इंफिनिटी में भी कर सकता है, यस और नो। ये दोनों फील्ड लाइंस बना लो, ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को बता।
ओके। यस। अच्छा, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे बना हुआ है ना, तो इस पर अगर कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो किसका डायरेक्शन देगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का, है ना? तो लिख लो कि टेंजेंट, सेकंड पॉइंट को, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द gravitational field lines gives us the direction of gravitational field. Tangent drawn on what? Gravitational field lines gives us direction of what? Gravitational field. Tangent drawn on the gravitational field lines gives us direction of gravitational field, और हो सकते हैं gravitational force, gravitational field और gravitational force. Tangent drawn on the gravitational field lines gives the direction of what? Gravitational field और gravitational. Yes or no? दो फील्ड लाइन जो होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लिख लो इसको, कौन सा प्रॉपर्टी है? थर्ड, टू ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, टू ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, टू ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस never intersect to each other. Two gravitational field lines never intersect to each other because at a point two direction of net gravitational field, because at a point two direction of net gravitational field is not possible. Two directions of net gravitational field is not possible. At a point two direction of net gravitational field is not possible. क्लियर है मेरी बात? समझ आ रहा है मेरी बात? अच्छा, यस। अगर फील्ड लाइंस इस तरीके से हो, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा फील्ड का, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यस। जहां पे कम होगी वहां पे कम होगी। कम। अगर हम यहाँ पे ई ए है, ई जी ए है, और यहाँ पे ई जी पी है, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ई जी ए। मोर डेंसर द फील्ड लाइंस, more denser the field lines, more denser the gravitational field lines, more denser the gravitational field lines, more will be gravitational field intensity. More denser the gravitational field lines, more will be what? Gravitational field intensity, and vice versa. And vice versa. जितना denser होगा gravitational field lines, उतनी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी, एंड वाइस वर्सा। क्लियर मेरी बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 kg मास है और 2 kg मास से 4 फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, सॉरी ऐसे टर्मिनेट हो रही है, ये सब। अगर मैं 4 kg मास रखूंगा तो कितनी का नहीं? 4 से ज्यादा 8। वैसे तो कितनी फील्ड लाइंस हो सकती हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। ये सुन, अगर बोलूंगा कि अगर मैग्नीट्यूड कम होगा मास का तो फील्ड लाइंस पे कम टर्मिनेट हो जाएंगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज्यादा। तो उसको लिख लो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। Depends on the magnitude of mass. More magnitude, more field lines will terminate. More magnitude, more field lines will terminate. More magnitude, more field lines will what? Terminate. कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस क्या करेंगी? टर्मिनेट करेंगी। मेरी बात समझ आई सबको? ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। जैसे अगर मैं आपको सवाल दूं कि एक स्क्वायर है, यहाँ पे मास 2 kg, यहाँ पे मास 4 kg, यहाँ पे मास 3 kg,
और यहाँ पे मास 4 kg या 6 kg, तो आपको इसके सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड। तो फाइंड आउट लिख लो, एक फिगर बना लो, फिर लिख लेना जो मैं बोलूंगा। तो फाइंड आउट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आउट द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फ्रेम। का साइड आप लिख लीजिए 4 मीटर, का साइड कितना है, उसके सेंटर पे क्या बतानी है, बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताओ। सर -15 G/8। -15 ओके, हम चेक करते हैं। सर -G/4 into √5। माइनस G/4 into √5। ऐसे कुछ √5 है, 28 आया। ठीक है, तो सबसे कैसे बताएं, इधर देखो 6 kg की वजह से फील्ड किधर होगी, इधर सर होगी 102 kg। 4 kg की वजह से इधर होगी, उधर तो 2 kg का नेट इफेक्ट बनेगा। 6 kg। और इधर 2 kg की वजह से इधर होगी 3 kg इधर है, तो नेट इफेक्ट क्या बनेगा 1 kg का, 3 kg। तो यहाँ पे 1 kg का बन रहा है। ये आपका E1, ये आपका क्या है E2। यस और नो, दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, तो अगर मैं E1 देखूंगा तो E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो GM/r² होता है, ये होता है GM/r², डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो जी एम क्या हो गया 1 r², r कितना होगा √2a/2 का स्क्वायर, सही है। यस सर। यस सर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जी, और ये क्या हो जाएगा 2 into 6c, और इधर क्या 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर, g/8 हो गया, G/8। g/8 के इधर की तरफ आया, आया नहीं आया। यस सर। सेम अगर अपन E2 निकालें, E2 क्या होगा बताओ, जी हम नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा 2 kg 3 kg 2 kg। 2 kg, हाँ इधर होता ना 2 kg बचे, जी इंटू 2 डिस्टेंस उससे भी जाएगा 8, ये कैंसिल हो गया g/4, यस और नो। अब दोनों कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे, तो अगर अपन ई नेट लिखें तो कितना हो जाएगा, ये g/4 का स्क्वायर प्लस g/8 का स्क्वायर,
जी स्क्वायर को कॉमन जी स्क्वायर बाहर क्या जी आ जाएगा, अंडर रूट में क्या होगा 1/16 प्लस 1/64, और तो सॉल्व करो 64 एलसीएम हो गया 4 + 1, तो ये कितना आएगा, जी है ये जी इंटू रूट 5 यही है, यस आएगा नहीं आएगा बताओ, सर। समझ में आया कैसे निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक रॉड है ऐसा, इसका मास है m, लेंथ आपका दिया हुआ है l, और यहां से a डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, कितना होगा कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट a बोल नहीं होगी ये बता दी। यार फिर ध्यान से आना है, चेक करेंगे पॉइंट ये हम कौन एड्रेस टू होल स्क्वायर है ऐसा, तो यहाँ पे ट्रांसलेट सेंटर ऑफ मास में कर दिया, क्या नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास में कर दिया है, तो मान पे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास निकाल दे, क्यों बाकी मास का रूल नहीं आया, तो हमें तो जे पर हम वहाँ पे पॉइंट समझ सकते हैं ना उसको, नहीं बिल्कुल गलत, नहीं समझ सकते, नहीं कोई एनर्जी थोड़ी ना लिख रहा है, आप हर एक मास अलग अलग डिस्टेंस पर, एवरी मास इज अक्रॉस डिफरेंट डिस्टेंस, और एक मास क्या है अलग अलग डिस्टेंस पे है, सबका डिस्टेंस अलग अलग, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। एंड आंसर जाके डीएल दे दी और उसको डिसाइड करते 0 से सब आपसे बड़ी करते केवल बात करते रहो तुम लोग है ना, आंसर में से तो बताना नहीं है किसी क्लास का। हैं, डीएल प्लस एक उसको डीएल है, अब डीएल आप यस डीएल डीएल करो पढ़ा हुआ है ना पर पर क्वेश्चन में आ
चेक करें। क्या करेंगे इधर एक्स पे जाके डीएफ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, आया ना। यस सर। और इसमें जो मास होगा क्या वो डीएम होगा, डीएमओ। ठीक है। और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है। तो मैं अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखता हूँ ई जी, छोटा सा स्मॉल ई जी है ना, क्या होगा माइनस जी डीएम अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से बताओ एक्स प्लस ए। एक्स प्लस है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करें क्या आएगा माइनस जी अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। और डीएम क्या होगा लैम्डा डीएक्स होगा, नहीं लैम्डा की वैल्यू क्या होगी एम बाई एल इंटू क्या हो जाएगा। दिखा डी। चुका हूँ मैं सेंटर ऑफ मास में लैम्डा को डीएक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यस। सिग्मा को डी और वो किससे करते हैं डीवी से। तो यहाँ से अगर आप इसको और अरेंज कर दो ये आपका आएगा माइनस जी एम बाई एल। यहाँ पे क्या बचेगा डी एस अपॉन एक्स प्लस ए का क्या स्क्वायर। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लेके जानी है अपने को, जीरो से एल तक। एंड वी फर्दर सॉल्व इट, इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है। जी एम बाई एल एक्स की पावर एन बन जाएगा ये, एक्स प्लस ए की पावर क्या हो गया माइनस टू प्लस वन, नीचे क्या जाएगा माइनस वन। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे जीरो से एल। एल। और माइनस को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा जी एम बाई एल और ये बन जाएगा एक्स प्लस ए और नीचे क्या जाएगा माइनस वन वन अपॉन एक्स प्लस ए। तो क्या बन जाएगा वन बाई एल प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा वन बाई ए बनेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल। देख लो इसको, ये सेम चीज आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, बस वहां पे मास की जगह पे क्या हो जाएगा चार्ज। फिर मैं बहुत सारी चीजों का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो तुम्हें मेन पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है सेलेस्टियल बॉडीज का है ना, जी का रेडिएशन ये सब देखना है अपने को, केप्लर्स लॉ। इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब आपको वापस से 12th क्लास में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, ठीक है। ये सुनो, देखो मैं डायरेक्ट कुछ क्या फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आपको लिख लेना है। डन, ये सुनो, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एक ऐसा रॉड है और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, क्या सुनो, और ये मान लो ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल थीटा टू है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो स्केल ऑफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, ये सुन, ठीक है ना। कितने कंपोनेंट होंगे दो, एक इसकी तरफ एक ऊपर की तरफ। इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर और इसको क्या बोलेंगे ई पैरेलल। क्या बोलेंगे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और मैं ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या आएगा माइनस जी लैम्डा बाई डी, साथ में हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। आपको याद रखना है
और ई पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा दैट इज नथिंग बट माइनस जी लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। सब प्रूफ अपन कहाँ पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी बस आप लिख लो, तो इसका जो मेन यूज है सेलेस्टियल बॉडी का है वो देखेंगे अपन जल्दी से। माइनस जी लैम्डा बाई डी साइन थीटा टू साइन थीटा टू, और पैरेलल का क्या हो जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई डी cos थीटा टू माइनस cos थीटा 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना फॉर फॉर्मूला देख लो पहले, इसके बाद में लिखवाता हूँ। लैम्डा क्या है इसमें? मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। हो गया सर। लिख लिए? तो लिखो here d is the perpendicular distance, here d is the perpendicular distance from the rod, here d is the perpendicular distance from the rod। पहला पॉइंट। दूसरा लिखो थीटा 1 and थीटा 2 are taken, theta 1 and theta 2 are taken from this perpendicular, theta 1 and theta 2 are taken from this perpendicular in opposite sense, theta 1 and theta 2 are taken from this perpendicular in कौन सा सेंस में? opposite sense। यानी एक अगर क्लॉकवाइज लोगे तो दूसरा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगा theta 1 and theta 2 are taken from this perpendicular in opposite sense। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। अगर मैं बोलूँ एक रिंग है, इसकी वजह से मुझे इसके एक्सेस से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, लिख लो जल्दी से r, और टोटल मास इसका m। फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। 2 मिनट ट्राई करें फिर मैं आपको बता दूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है x डिस्टेंस पे रिंग की वजह से, ठीक है? कितना होगा वो बताना है। इसमें भी ठीक ना सब लगेगा। हाँ तुमसे भी निकलेगा नहीं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा इधर की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस जी, क्यू की जगह पे आपको लिखना है एम एक्स अपॉन क्या लिखना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब अपन 12th क्लास में जाएंगे तो जी की जगह पे के आ जाएगा ना, और एम की जगह पे चार्ज आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो मेन हमारा जो कंसर्न है वो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का होगा स्फेरिकल बॉडी की वजह से। किसकी वजह से? वेरी गुड। ऐसा स्फेरिकल बॉडी की वजह से, क्योंकि जो भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। यस और नो? जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं स्फेरिकल होते हैं, इस वजह से हमें उसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का काम करना पड़ेगा। लिख लेंगे यहाँ पे सब लोग, माइनस जी एम एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट। तो सेलेस्टियल बॉडीज की वजह से अपने को मेन निकालना है। तो नेक्स्ट आप देखो गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। नेक्स्ट देखो गॉस लॉ। गॉस लॉ फॉर, तुम लोग यहाँ आके बैठो, चल उठो जल्दी, इधर आके बैठो फर्स्ट बेंच, जल्दी आओ। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन ये क्या कहता है? मान लो ऐसे कोई सा भी क्लोज सरफेस, कैसा सरफेस है? क्लोज्ड, इट्स नथिंग बट क्लोज सरफेस, और यहाँ पे ऐसे मासेज हैं m1 m2
M3 M4, बाहर कोई मास है M5, यहाँ पे मास है M6। क्या सुनो, ये क्या कहता है कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है इसके सरफेस पे, इसके लिए फॉर्मूला है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट ds वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस जी को 1/4 एप्सिलॉन करते हैं, तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन को -4 जी लिखना है। और ब्लर हो गया। तो ये आपका आएगा -4 जी इंटू मास इनसाइड। ये लिख लो जल्दी से, साइक्लिक इंटीग्रल तुम्हें जानना नहीं है, बस इतना समझो कि बोला ना, इधर आके बैठ जल्दी से, सब लोग दोनों उठ के आओ जल्दी। माइनस ईजी डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा 4 जी इंटू मास इनसाइड। इनसाइड का मतलब इस जो क्लोज सरफेस के अंदर जो मास है इसके बारे में लिखना है। फिर तो साइक्लिक इंटीग्रल जाएगा। लिखो पहले बताता हूँ साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है। इस पूरे कर्व के ऊपर इंटीग्रल, पूरे कर्व के ऊपर इंटीग्रल क्या होगा, साइक्लिक। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ईजी डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा -4 जी इंटू मास इनसाइड। ये आपका है मास इनसाइड, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर मासेस है, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर मासेस, यानी इस केस में क्या बन जाएगा बताओ, M ईजी डॉट ds डॉट ds बराबर आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस M3 प्लस m3 प्लस m4, सब खत्म हो गए, इनटू क्या हो जाएगा 4 4 पाई। लिखो जल्दी। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ये लिखो, इसका यूज क्या है अभी बताएंगे। स्फेरिकल बॉडी के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना इससे आसान हो जाए। Eg डॉट ds क्या बता रहा है, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। लिखो यहाँ पे Eg डॉट ds क्या है, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स। हाँ बताता हूँ फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस। फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आएगा ना उसका। हाँ बिल्कुल आएगा मैग्नेटिज्म में, जहाँ पे फील्ड वर्ड यूज होगा वहां पे फ्लक्स आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसमें वैसे। हाँ वहां पे ई की जगह पे बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, ईजी डॉट ds को क्या बोलेंगे, ये क्या है, नेट फ्लक्स। तो क्या बोलते हैं, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस। तुम्हें कोई घबराना नहीं है, सब फ्लक्स फ्लक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो क्लास। अभी बस इसका यूज हम स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में करेंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं कैसे क्यों होंगे, स्फेरिकल, इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। तो गॉस को तुम्हें ये याद रखना है क्या होता है, नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है, -4 जी इंटू मास इनसाइड। मास इनसाइड का मतलब समीशन ऑफ ऑल द मासेस। क्लोज सरफेस के अंदर है, बाहर कोई मास से कोई मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसके लिए, गॉस लॉ के लिए। पहला लिखो m है, लिखो पहले लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तुम लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन बोर्ड अच्छे से, यस सर। आवाज आ रही है ना। यस सर। लिखिए, यस और नो। तो यहाँ पे लिखो कि m in means sum of all the masses, m in means sum of all the masses, sum of all the masses inside the closed surface। m in means sum of all the masses inside the closed surface। ठीक है, दूसरा लिख लो कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, सेकंड लिखो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर बोथ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल क्लोज सरफेसेस। सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल
गॉस लॉ is valid for both symmetrical or non-symmetrical closed surfaces, है ना? But we will mainly use it. We will mainly use it. We will mainly use it for symmetrical surfaces. We will mainly use it for symmetrical surfaces for gravitational field. We will use it only for symmetrical surfaces. Only किसके लिए यूज करेंगे अपन? Symmetrical surfaces to find gravitational field. To find gravitational field. तो ये टीएस कहाँ से मेजर करते हैं? हाँ, टीएस लिखना है। TF is small element, area का element. तो ये कहाँ से मेजर करते हैं? कोई साल में TS कौन सा? मेरे लिए कहाँ से सीखा? छोटा सा एरिया लिख ऐसा लिख लिया हमने. यस सर। अब इसका यूज कैसे करना है आप बताता हूँ. तो नेक्स्ट आप लिखो. लिख ले यहाँ तक. ठीक है. तो नेक्स्ट आप लिखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज. ये इंपॉर्टेंट. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कौन सा बॉडीज? स्फेरिकल बॉडीज. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज. ग्रेविटेशनल फील्ड due to spherical bodies. ठीक है. ड्यू टू किससे बॉडी? स्फेरिकल बॉडी की वजह से, है ना? तो यहाँ देखें, आप बोर्ड पे देखें स्फेरिकल बॉडीज की वजह से देखें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलो स्फेयर की. किसकी बात करेंगे? हॉलो स्फेयर की. एक स्फेयर है, हॉलो है, और मास इसका मान लो कैपिटल एम. क्या है? कैपिटल. रेडियस कितना है? आर. इसकी वजह से हम फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड. तो केस वन अपन लेते हैं, कैपिटल आर बोल देता हूँ. रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो केस वन अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है जब आर की वैल्यू लेस देन आर. मतलब हम कोई जनरल डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से, वो है आर, है ना? आर की वैल्यू लेस देन आर का मतलब क्या है? कहाँ पे हम फील्ड की बात करते हैं? और आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है मतलब आउटसाइड. हम जब इनसाइड की बात करेंगे और गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ हमें क्या देगा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बताओ. ईजी वेक्टर डॉट पीएस वेक्टर बराबर -4 पाई जी इनटू क्या? मास इनसाइड. आया ना? आप खुद देख के बताओ कि अगर हम अंदर में जाके कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा है सर, इसके अंदर में कोई मास होगा क्या? मास यहाँ हॉलो स्फेयर अंदर तो हॉलो है. यानी ये वाला टर्म क्या होगा? जीरो. जीरो. है ना? इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड में होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? लिखो इसको. यानी हॉलो के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा. हॉलो स्फेरिकल बॉडी के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा. आर की वैल्यू लेस देन आर. ईजी क्या हो जाएगा? जी. ठीक है. हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा. ऐसा लिख लो. फिर मैं आगे की बात करता हूं. अंदर में कोई सारी गॉसियन सरफेस मानेगी, अंदर में कोई मास नहीं है, इस वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा. डन. डन सर. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो, अगर मैं बाहर की बात करता हूं
केस 2 केस 1 था ये, केस 2 की बात करता हूं। इधर देखो बात नहीं, केस 2 की बात करता हूं कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो, यानी कौन से पॉइंट पे चले जाएंगे अपन, आउटसाइड पॉइंट। इस केस में अगर वापस मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं आर जा करके एक गॉसियन सर्फेस एज्यूम कर लूं, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे गॉस को लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ईजी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर -4 पाई जी। मास इनसाइड कितना होगा, इस गॉसियन सर्कल के अंदर मास कितना होगा, टोटल मास है, तो यहाँ पे 4 पाई जी इंटू एम हो जाएगा। और ईजी इसको ओपन करेंगे तो ईजी, और सरफेस एरिया का जाएगा 4 पाई r², सिमेट्रिकल है तो फिर वैसे जरूरी होना है कि मास इनसाइड एम हो, क्या मास इनसाइड जरूरी होना है कि एम नहीं हो, क्या होना चाहिए, तो फिर कुछ और भी हो सकते हैं, क्या कुछ और। सर्किट से हमारे भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एडप्टिव। अभी हम स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं, स्फीयर का मास कितना है, ठीक है, एम, तो अपने मन से क्यों क्या लिखा है पहले हमने, हॉल स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -4 पाई जी इंटू क्या होगा एम, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल मिलेगा वो आएगा -GM/r²। तो आप देखो ध्यान से, ये रिजल्ट वही आ रहा है जैसे पॉइंट मास के लिए आया था ग्रेविटेशनल फील्ड। पॉइंट मास के लिए हम ये निकलते GM/, क्या निकलते r², तो यही हॉलो के लिए भी आता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए हॉलो स्क्वायर कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास की तरह, क्योंकि वो -GM/r² हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों ही काम आने वाले हैं। कोई भी हॉलो मास होगा उसकी वजह से अंदर में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, अगर अंदर में कोई मास होगा उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो कितना फोर्स लग रहा होगा, -GM/r² इंटू उसका मास, -GM/r² क्या हो गया। हाँ इधर डीएस वेक्टर क्या है? क्या, डीएस वेक्टर क्या है? एस वेक्टर एरिया वेक्टर है वो, ओके सर। डीएस वेक्टर इतना एरिया वेक्टर, क्लियर है ये चीज। तो ये हमने हॉलो के लिए निकाला। अच्छा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ग्राफ बना के बता देते, ईजी वर्सेस आर का, ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ। चलो देखते हैं कौन सा बताता है, ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, कैसा बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ, करो ट्राई करो, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। नीचे से ऊपर से नीचे जाए, बनाओ बनाओ, बोलना नहीं है, बनाओ। ये तो बात है, ये कितना चीज है इसका सफाई, ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा सर, नहीं चाहिए उसका बाहर यहाँ तक है, नहीं, नेगेटिव में सब कुछ, ये नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, नेगेटिव है, अभी यही दूसरा सेकंड भी ये ऐसे नहीं, आर पॉजिटिव है लेकिन फील्ड नेगेटिव आ रहा है, ये सब कुछ ऐसा बनेगा, कितना बना है, फिर यहाँ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ में बनेगा ना, फोर्थ, बोर्ड में बनाया है ये, बोर्ड में पका होगा, हाँ बोर्ड में होगा ना सर ये, ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव है और आर क्या है, पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ, ये तो बनाया था फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या आएगा, तो जीरो रहेगी, आर की वैल्यू जब तक आर है तब तक जीरो है, तब तक तो कोई फील्ड ही नहीं है, जीरो को है, लेकिन जैसे ही हो रहा है वो हाइपरबोलिकली चेंज हो रहा है, यहाँ से जाकर के ये ऐसे ये आपका बन जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्राफ, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो को अप्रोच करेगा। This is the graph for gravitational field. समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। ये ध्यान से समझना, क्योंकि जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होंगे वो कैसा मानेंगे अपन, सॉलिड स्फीयर की तरह। इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना। बना लिया ये,
नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ देख ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बातचीत नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बनाऊं जिसका रेडियस r है। हम एक बार स्मॉल r पे, जो कि इसका इनसाइड पॉइंट होगा, वहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, जब r की वैल्यू लेस देन r, r की वैल्यू क्या है, लेस देन r, तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 4 पाई जी इंटू क्या हो जाएगा, मास इनसाइड। ये जितने भी रिजल्ट बता रहा हूँ इन दोनों स्क्वायर का, वो आपको याद रखना है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, Eg इंटू सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई जी। मास कितना अंदर में होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अभी है ना, इसके अंदर कितना मास होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होगा, m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या डेंसिटी हो गया, इंटू वॉल्यूम अंदर वाले का, तो कितना जाएगा 4/3 पाई इंटू क्या, स्मॉल r क्यूब। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो आप इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो कितना कितना आएगा, देखो 4/3 पाई, क्या बोल रहे हो, सर मैं कह रहा था जब मैं आपको कहा था ना एम मिला, तब इसका कहना था लगा के सॉलिड स्फीयर का लिखा है इसके। अच्छा तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से तो Eg की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये सब कुछ कट गया, क्या बच रहा है, gr बचेगा। ये उधर आ बच जाएगा, GMR पाई क्या हो जाएगा बेटा, r क्यूब। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिखो इसको, GMR/r क्यूब। ये आपको हर जगह काम आएगा जब अपन अर्थ की वजह से इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे होंगे अर्थ के अंदर, ये रिजल्ट काम आएंगे। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड आया है वो क्या आया, -GMR/r क्यूब। ये रिजल्ट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, जब हम वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे होंगे तो ये रिजल्ट में यूज करूंगा। अब ग्राफ प्लॉट कर लो सब लोग, कैसा होना चाहिए। अभी रुक जाओ, अभी आउटसाइड निकाल लेते हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। लिख लिया क्या सबने, ये कौन से पॉइंट्स के लिए आया है, इनसाइड पॉइंट्स के लिए। आउटसाइड में क्या हो रहा है बताता हूँ, डन। यस यस तो केस 2 की बात करेंगे, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r है, ठीक है। तो इस बार ये बताएगा तो क्या नाम है इसका, शिवांग। यस सर हाँ, कैसे सॉल्व करें इसको, क्या क्या लिखो मैं, IGDS पहले तो ये लिखेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Eg डॉट ds वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -4 पाई जी इंटू क्या, मास इनसाइड। ये लिखेंगे। इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा क्या आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा। जब मैं यहाँ पे लिखूं तो Eg की वैल्यू आप Eg लिख दो, और ds को क्या लिखें बेटा, 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, -4 पाई जी। मास इनसाइड क्या, टोटल मास होगा, बाहर वाले के लिए मास क्या, अंदर में टोटल मास m है। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो Eg की वैल्यू क्या आ रही है, -GM/r स्क्वायर। ध्यान देखो ये फिर से पॉइंट मास की तरह आ रहा है, यानी स्फीयर कोई सा भी हो, हॉलो या सॉलिड हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट मास। लिख लो इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
जितने भी स्फीयर्स हो चाहे किसी भी टाइप के हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरफ बिहेव कर। हाँ जी भव्य, समझ में आ रहा है? यस सर। कितने लोग ऑनलाइन है? दो हैं सर शायद। जी करेक्ट, समझ में आया तुमको? Yes, sir. सामने इनसाइड के लिए निकाल दिया और आउटसाइड के लिए, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। जैसा नेक्स्ट अपन बात करते हैं फील्ड के बाद बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, इसकी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टर्म देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ सर इसका। हाँ ग्राफ बनाना होता है क्या, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बना के बताओ जल्दी से, प्लॉट द ग्राफ फास्ट। देखते हैं कि लोग बना पाते हैं, ग्राफ बना के बताइए। नीचे तो ऐसे ही होगा यार, करी जोड़ स्मॉल क्या होगा ऐसे करती है कैसा बनेगा ग्राफ? ऐसे ना ऐसे जाएगा अबे बनाने देना सही है यहाँ तक स्पेस थोड़ा सा वो या तो ये उल्टा होगा नहीं तो ऐसे बनेगा। देखो आर आर लेस देन आर के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ है और बाहर के लिए कैसे बिहेव कर रहा है। आर लेस देन आर के लिए देखो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस सर क्योंकि y बराबर mx बन रहा है ना, सही और बाहर के लिए हाइपरबोला बनेगा, तो ये कैसा बनेगा देखो, जी वर्सेस आर आर बराबर आर लेस देन के लिए कैसा स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके बाद कैसा बन रहा है बना लो, तो दिस इज द ग्राफ, यस और नो? तो इस तरीके से आप बना देंगे। पहले तो बोलो तो ऊपर वाले क्या हो गया? मैंने भी यही पढ़ा है बहुत बढ़िया, समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बातचीत में यहाँ देखो, बात नहीं मत करो, यहाँ देखो हमने पढ़ा हुआ था पहले वर्क एनर्जी पावर में, जो भी कार्य कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? तो दो पॉइंट ये लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पहला लिखो एक पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा लिख लो इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब जो भी फोर्स अलोंग द आर लाई करे, है ना, अलोंग द आर लाई करे, मतलब हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लाई करेगा, हमेशा कैसे लाई करेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के दो नाम है, एक पहला क्या नाम है? कंजर्वेटिव, दूसरा क्या नाम है? सेंट्रल फोर्स।
ठीक है, तो जो भी कार्य कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये सुनो, मान लो यहाँ पे एक मास है आपका m1, ध्यान दीजिए बेटा ना, m1 और ये दूसरा मास है m2, और स्टार्टिंग में मान लो ये r1 डिस्टेंस पे है और इस वाले मास को अपन रिलीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिलीज करेंगे तो m2 किधर जाएगा, अभी जो चीज है धीरे धीरे, है ना। जनरल टाइम पे मान लो ये यहाँ पे आ गया, कौन सा डिस्टेंस पे आ गया, r2 पे, इस पे आ गया r2 पे। तो मैं वर्क डन लिखूंगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस पे फोर्स कितना लगा होगा, माइनस जी m1 m2 बाई क्या होगा बताओ, जनरल मोमेंट पे x स्क्वायर लिख दें, ये क्या फोर्स हो गए, और साथ में df कितने, अब इधर देखो जिधर फोर्स है क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा। फोर्स किधर लग रहा था, इस तरफ में m2 पे किधर लग रहा है फोर्स, लेफ्ट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल है, 0 डिग्री। अरे है नहीं, यस सर, ऐसा बन जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, x1 x की लिमिट पहले कहां पे थी, r1, फिर बाद में कहां पे थी, r2। R2 ये सुनो, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, g m1 m2 बाहर, x स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर -2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा, -1। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे बेटा, r1 से r2 तक। When we further solve it तो ये क्या बन जाएगा, -g m1 m2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/r2 माइनस क्या बचेगा 1/r, देखो इसको जल्दी, 1/r2 माइनस 1/r। ये हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है, अब अपन पोटेंशियल में रिलेट करेंगे। क्या हुआ, ठंडा लग रहा है, काम कर दो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दो, कम कर दो तो और ठंडा लगे, रजाई लेके आना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ा दिया, यस सर, एक पॉइंट बढ़ाना। 3 बहुत बड़ा है। और बढ़ाना, ठीक है। तो नींद आ रहा सिवान का, घर पे तो सो जाता है ना, लेक्चर लगा के सोया रहता है, सर जो बोलना है बोलते रहो, हमें क्या हो सकता है। इस बार लगता है सर्दी जल्दी आ गई नहीं, यस सर, विंटर हाँ बातें कर लो इससे बस, बातें कहाँ? हो बातें कर तो बातें करते रहो, बातें खत्म ही नहीं होता इसका। हो गए सर ये। हो गया, 2 मिनट, एक सेकेंड है, अरे एक मिनट, बहुत बोलती है ले लिया तुमने, तो 1/ग्रेविटेशन को क्या आ गया बताओ, -g m1 m2 1/r2 माइनस 1/r2 वन माइनस बाय को आर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, m1 m2 2 इंटू 1/r1 माइनस r2। बनेगा ये, यस आया ना। यस सर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं जनरल पॉइंट पे कि अगर हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं उस पॉइंट पे तो क्या होगा वर्क डन, यस और नो, इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो r1 क्या इनफाइनाइट है कि नहीं, तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, लिखो माइनस ऑफ क्या लिखा है बताओ, du, माइनस ऑफ du का मतलब पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल, तो पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल क्या था, 0 था, यस और तो आप जिसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा वो सम, पोटेंशियल फाइनल मिलेगा g तो GM1 M2 M1 M2 by R2 बाई क्या मिल जाएगा, R2 बन जाएगा माइनस का साइन पर और ये माइनस, ये आपको लिखने से लिखते हैं, यहाँ भी बात इतना है
इधर जा रहे हो उधर जाएगा सर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना सर, R1 इन्फिनिटी कर दिया ना, R1 इन्फिनिटी कर दिया तो सर ये -1/R2 हो गया, माइनस 1/R2। हाँ ये तो हमारे -PF था तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या माइनस इधर रहेगा। क्या था सर? -1/R2 था ना ये, हम्म और उधर -PF था, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओरिजिन ब्रैकेट में माइनस du था ना, du के फाइनल माइनस इनिशियल प्लस किया है। अरे हम माइनस फाइनल प्लस इनिशियल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक हुआ है। एक बार वापस से चेक कर लो सब कुछ। फोर का लेगा gm1 2/2, t2 का लेगा dx और gm1 m2, और यहाँ पे क्या किया था x की पावर -2 + 1, नीचे क्या था -1, उल्टा तो नहीं हो गया 1/R2 बोला। हाँ 1/R2 -1/R2 नहीं, लिमिट हमने कहाँ से लिया था, R1 से लेकर के R2 तक, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा -gm1 m2, x की पावर -2 + 1 क्या हो गया -1 हो गया, और हमने फोर्स लिया था -gm1 m2 सही आ रहा है, सही नहीं करा ना, सही आ रहा है। एक माइनस कहीं जा रहे हैं। सर ये चेंज पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल नहीं होता, उल्टा लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो सर आपने -du को तो -dv लिख दिया था ना? हाँ हाँ तब तो माइनस कर दो। सही है ना सबसे सर पोटेंशियल फाइनल फाइनल, ठीक है करना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी -gm1 m2 बाय, ठीक है, माइनस से प्लस प्लस माइनस रहेगा क्योंकि एट्रैक्टिव होता है नेचर में ना। तो नेक्स्ट आप लिखो, बात इतने यार -gm1 m2 एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, कितना टाइम हो गया, सर 3 होता है 27 एक क्वेश्चन और कर सकते, ये लिख लिया तुमने, याद रखेगा क्या, हाँ हां जैसा अगर मैं बोलूँ एक मास है 4 kg का, और यहाँ पे एक मास है 2 kg का, स्टार्टिंग में डिस्टेंस है 10 मीटर, और इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये जब 5 मीटर पे आएगा, ये फिक्स है, फिक्स है, जब ये 5 मीटर पे आएगा उस मोमेंट पे आपको इसकी वेलोसिटी बताना। चलो जल्दी से, ज्यादा तक आएगा। निकालना क्या है, निकालना क्या है सर, velocity at when it is at a distance of 5 meters. वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, वर्क एनर्जी सोचें इक्वल्स टू चेंज इन टाइम प्लस एनर्जी। भाई वर्क एनर्जी दोबारा से भाई क्या हो रहा है सर 2g/√5 आ रहा है अभी। आया क्या रहा है, 2g/√5 चेक करेंगे अब। 40 की वेलोसिटी हां नहीं 2 kg की है 4 kg फिक्स्ड है, फिक्स्ड है फिक्स है।
बस यही लगे बस बस क्रेडिट बाकी सारे टेस्ट करते हैं बिल्कुल पोटेंशियल समझता है कि इस बिजली इससे अरे अभी और एनर्जी की कंट्रीब्यूशन क्या सारे कंसेप्ट नहीं बोलते हैं जल्दी बता दो। चार किलो दो है 2 किलो का निकालना है 45 भाई मेरा तो आ रहा है 3 बाय रूट सेट जी हम 3 बाय रूट सर 2 होल रूट g by 5 है। क्या आया? 2 होल रूट g by 5। ठीक है। तो पहले लिखा है ऐसे आएगा आप जब हम बाहर नेगेटिव लेके रखता था सही लिखा है सोने के लिए दूसरे पर नहीं तो यार माइनस 9/10 अंडर रूट जी अंडर एस्टिमेट कर सकते लिख लिए? यस 4√5 आ रहा है यार जीबी है सजेशन आते हैं यार पूरा पूरा रूट क्या आएगा क्या पूरा रूट मेरा मतलब आंसर बी की वैल्यू हाँ 4√5